बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम जो कोर्स कर रहे हैं उसमें हमने चैप्टर 4 जो किया उसमें हमने किया था डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसके जो जितने भी कोफिशिएंट थे वो कांस्टेंट थे, तो हम उसको सिंपल ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर उसे सॉल्व कर लेते थे। और फिर हमने देखा था कि नॉन होमोजीनियस है, तो उसके लिए भी हमने दो मेथड किए, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अगर आपके पास कोफिशिएंट उसके वेरिएबल हो, वेरिएबल से मुराद ये है कि आपके पास जो डेरिवेटिव्स है उसके साथ वाली टर्म्स या y के साथ वाली टर्म्स जो हैं वो वेरिएबल की फॉर्म में हो, तब आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। पिछले पूरे चैप्टर में जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है उसमें जो आपके पास कोफिशिएंट थे वो वेरिएबल नहीं थे। अब हमने वेरिएबल कोफिशिएंट को कंसीडर करना है और उसे सॉल्व करना है। तो इसमें जो सबसे पहली टाइप है वो है कॉशी आइलर इक्वेशन। कि यहाँ पे एक मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जिसकी फॉर्म ऐसी है कि ए एन एक्स एन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, ये सारी इक्वेशन मैंने लिख ली है। अब यहाँ पे आप नोट करें कि ये जो ए एन माइनस वन ए वन ए नॉट ये सारे के सारे हैं कांस्टेंट लेकिन इसके साथ जो आपके पास वेरिएबल टर्म्स है ना, इसकी पावर और साथ में डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम है। देखिए यहाँ पे x की पावर n है और डेरिवेटिव का ऑर्डर भी n है। अगली टर्म में x की पावर n माइनस वन है और डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, n माइनस वन। अप टू सॉन यहाँ पे x की पावर 1 है और डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है। अगली टर्म जो है a नॉट y, इसमें कोई भी आपके पास ना x की टर्म है ना ही डेरिवेटिव है। अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट जो वेरिएबल में हो और उनकी पावर और साथ में डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कॉशी आइलर इक्वेशन या इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, दो नाम है इसके, कॉशी आइलर इक्वेशन भी कह सकते हैं, इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो जो हमारा जो पहला टॉपिक है वहाँ पे इसमें हमने क्या करना है, कॉशी आइलर को आइडेंटिफाई करने की इक्वेशन कॉशी आइलर है कि नहीं। अगर कॉशी आइलर है तो फिर इसको हम जो मेथड है इसका वो हम उस पर अप्लाई करेंगे। तो आपने चेक कैसे करना है कि ये कॉशी आइलर कैसे है या नहीं है, तो आपने बस ये देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर और जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स एंड डी एन हर टर्म में सेम होना चाहिए, तो हम अगला मेथड इस पर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसे इस मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जी हमने डिसाइड कर लिया कि कॉशी आइलर है। फिर उसके बाद हमने करना क्या, मेथड ऑफ सोल्यूशन है। मैंने यहाँ पे एक सेकेंड ऑर्डर कॉशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिए, ए एक्स स्केयर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस बी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल्स टू 0। इसमें देखिए ये कॉशी आइलर है, ए बी सी तो कांस्टेंट है, बाकी वेरिएबल देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है और डेरिवेटिव का ऑर्डर भी 2 है। यहाँ पे x की पावर 1 है, डेरिवेटिव का ऑर्डर भी 1 है। अगली में कोई भी ना x की पावर है ना डेरिवेटिव है, तो ये जो आपके पास है ये सेकंड ऑर्डर कॉशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब भी आपके पास कॉशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, चाहे वो सेकंड ऑर्डर के, थर्ड ऑर्डर के, फोर्थ ऑर्डर की, तो उसे सॉल्व क्या करना है, आपने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। y इक्वल्स टू एक्स एम पुट कर देना, y की जगह आप पुट करेंगे एक्स एम। ठीक है, जब भी आपने डिसाइड कर लिया कि ये कॉशी आइलर है तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स एम को उसका सोल्यूशन एज्यूम कर लेना है। अगर एक्स की पावर एम इसका सोल्यूशन है तो डेरिवेटिव लेके इसमें पुट करेंगे हम। पहले डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दी, जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की थी उसमें पुट कर दी। जब आप इसमें पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर एम हमेशा कॉमन आ जाएगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर जो है एक्स की पावर एम माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुए तो एक्स की पावर एम आ गई। इसी तरीके से एक्स और एक्स की पावर एम माइनस 1 आपस में हुए तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक्स की पावर एम आ जाएगा सी के साथ। वैसे ही एक्स की पावर एम में एक्स की पावर एम को आप ले लेंगे कॉमन। बाकी ये जो अंदर इक्वेशन बची है इसे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये एम में आपके पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी, इसे आप सॉल्व करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस एक आपके पास सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन आ जाएगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं आपके पास केसेस बनते हैं, जैसे हमने चैप्टर 4 में भी किया था। उसमें हमने क्या किया था कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो कैसे हम लिखेंगे, रियल एंड रिपीटेड रूट्स है तब कैसे लिखना, हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो तब कैसे लिखना है। तो पहला केस यही है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। ठीक है, m1 और m2, क्योंकि m में आपके पास इक्वेशन आ रही है तो m1 और m2 दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया कि m1 इज़ नॉट इक्वल्स टू m2। तो आपने उसके सोल्यूशन कैसे लिखने हैं, आपने दो फंडामेंटल सोल्यूशन होते हैं। फंडामेंटल सोल्यूशन उन्हें कहते हैं जो C1 के साथ पहला होता है उसे y1 कहते हैं, C2 के साथ जो दूसरा होता है आप उसे y2 कहते हैं। यही दोनों हमारे पास फंडामेंटल सोल्यूशन होते हैं।
तो आपने क्या करना है, जो रूट आया ना उसे एक्स की पावर में लिख देना। फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा है 2 और 3, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। ये हो गया फंडामेंटल सोल्यूशन। अगर कंबाइंड सोल्यूशन जैसे हम लिखते होते हैं वो आ जाएगा C1 और पहला सोल्यूशन, C2 और दूसरा सोल्यूशन फंडामेंटल। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का केस बहुत इजी है। अगर आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, एक्स की पावर में उसे लिखना है और कंबाइंड सोल्यूशन में साथ में C1 और C2 अप्लाई कर देना। अब आ जाते हैं रिपीटेड रियल रूट्स, यानी कि रियल है लेकिन रिपीट हो रहे हैं, सेम रूट्स आ रहे हैं। जैसे आपने कोई इक्वेशन सॉल्व किया, आपके पास 2 and 2 आंसर आ रहा है, एक ही नंबर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है या 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, C1 एक्स की पावर में वो रूट प्लस C2 एक्स की पावर में भी वही रूट लिख देंगे, लेकिन आपने C2 के साथ ln x को फिर मल्टीप्लाई करना है। जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन किया उसमें हम क्या करते थे, x को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हम ln x को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रियल एंड रिपीटेड का भी हमारे पास केस हो गया। अगला केस है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे और वो हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा है 1 + 2 आयोटा, 1 ± 2 आयोटा, तो x की पावर में आप रियल रूट लिखेंगे, x की पावर अल्फ़ा, ये यहाँ पे रियल रूट अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिख दिया। C1 cos बीटा, बीटा के साथ ln x, ठीक है, प्लस C2 साइन फिर बीटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट और साथ में ln x। इस तरीके से ये तीनों केसेस में आपने रूट्स को लिख देना। पहला केस है रियल एंड डिस्टिंक्ट का, दूसरा है रियल एंड रिपीटेड का, तीसरा है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स का। तो ये तीनों हम अप्लाई करेंगे अगली कुछ एग्जांपल्स की, उन पे 1 by 1 अप्लाई करके देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो मेथड हम यूज़ करें ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ होमोजीनियस के लिए या नॉन होमोजीनियस के लिए, ये आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो नोट में मैंने यही बात लिखी है कि ये जो मेथड है होमोजीनियस के लिए भी एप्लीकेबल है और नॉन होमोजीनियस के लिए भी। तो एग्जांपल 1 में मैंने एक सेकंड ऑर्डर की नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ली है और कॉशी भी है। कॉशी कैसे, देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है और x की पावर भी 2 है। यहाँ पे x की पावर 1 है और डेरिवेटिव का ऑर्डर भी 1 है, और अगले में ना x है ना ही डेरिवेटिव है। तो ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर की कॉशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। जब भी कॉशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो आपने एक y = xm, इसको इसका सोल्यूशन आपने अज्यूम कर लेना इक्वेशन का। मैंने लेट कर लिया y = xm, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ये हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि आपके सब्स्टिट्यूशन ही एक ही यूज़ करने, बस ये फिक्स रहेगा, यही वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर देंगे। जब आप रिप्लेस करेंगे तो x की पावर m इनमें से आ जाएगा कॉमन। बाकी आपके पास ये इक्वेशन बच गई, इसे मैंने आगे फर्दर सॉल्व किया और इसके फैक्टर्स बना लिए। आंसर जो आ रही है वो आ रहा है 4 and -1 रियल एंड डिस्टिंक्ट का आपके पास केस है। तो पहले केस के मुताबिक C1 एक्स की पावर में पहला रूट प्लस C2 एक्स की पावर में दूसरा रूट है। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। ये बहुत इजी है, बस आपने क्या करना है कि पहले देख लेना कॉशी आयलर इक्वेशन है कि नहीं। अगर कॉशी आयलर है तो y को xm के इक्वल पुट करना है, डेरिवेटिव्स लेने हैं, इक्वेशन में रिप्लेस करना है, xm हमेशा कॉमन आ जाएगा। बाकी आपके पास m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि अगर आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज करेंगे, जो आपके पास रूट्स आएंगे उसको देख के आपने सोल्यूशन लिख देना। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहा है तो इस तरीके से लिखना। अगले में हम देखते हैं रिपीटेड रूट्स आ रहे होंगे उसमें कैसे। ये भी सेकंड ऑर्डर कॉशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉशी आयलर इसलिए देखिए आपके पास पहली टर्म में एक्स स्क्वायर है और डेरिवेटिव का ऑर्डर भी 2 है, अगली टर्म में x है और डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है। तो ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉशी आयलर है। इसमें आपने y को xm के इक्वल पुट कर देना। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर दी क्योंकि बार बार डेरिवेटिव की वही टर्म आएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया। xm कॉमन आ गया, बाकी आपके पास ये एक इक्वेशन बच गई। इसे जब मैंने सॉल्व किया तो ये सेकेंड ऑर्डर कह देती हूँ, ये सेकंड डिग्री की आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, इसको फैक्टराइज किया तो आपके पास जो रूट्स आ रहे हैं ना -1/2 -1/2 आ रहे हैं। रियल है बट रिपीटेड है, तो रियल एंड रिपीटेड वाले केस में लिखेंगे C1 एक्स की पावर में वही रूट प्लस C2 एक्स की पावर में भी वही रूट जो आपके पास सेम आ रहा है, लेकिन साथ में फिर हम ln x को मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये आपके पास रियल एंड रिपीटेड का केस आ रहा है। नोट करें जो दोनों एग्जांपल्स किए ना, दोनों का जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस थे। अब जो अगली एग्जांपल मैंने थर्ड ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली है,
है ये भी होमोजीनियस। अब तक जितनी भी क्वेश्चंस की है होमोजीनियस की, तो ये मैंने देखा पहले सबसे पहले हमने चेक करना होता है कि कॉशी है या नहीं। तो ये कॉशी आइलर है क्योंकि इसमें डिग्री और पावर और ऑर्डर सेम आ रहा है हर टर्म का। तो बस फिर हमने ये सब्स्टिट्यूशन पुट कर देनी है, y इक्वल्स टू एक्स एम फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ये सारी वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन में मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, एक्स एम कॉमन आ गया, बाकी आपके पास जो बची वो थर्ड डिग्री की पोलिनोमियल आ रही है एम में। ऊपर वाली दोनों जो एग्जांपल्स थी उसमें सेकंड डिग्री की आपके पास पोलिनोमियल्स आ रही थी। अब थर्ड डिग्री की है तो थर्ड डिग्री को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं सिंथेटिक डिवीजन यूज़। तो बुक में इन्होंने डायरेक्ट की हुई है, यहाँ मैंने करके दिखा दी कि कैसे करनी है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपने सबसे पहले देखना होता है कोई ऐसा नंबर जो इक्वेशन को ज़ीरो करता हो। जैसे अगर आप 1 पुट करते हैं 1 + 2 + 4 + 8, तो ये ज़ीरो नहीं हो रहा है। अगर 2 पुट करते तब भी ये ज़ीरो नहीं होगा। तो मैंने -2 जब पुट किया ना तो ये -8 आ रहा था, ये आपके पास आ रहा है +8, ये दोनों कैंसिल, अगले में फिर -8 + 8 वो दोनों भी कैंसिल। तो ज़ीरो कर रहा था -2 इस इक्वेशन को ज़ीरो करना है तो -2 को आपने इस तरफ लिख देना। और बाकी ऐसे लाइन लगाने के बाद आपने जो इक्वेशन है उसके आपने कोफिशिएंट्स लिखने, जैसे m³ का कोफिशिएंट है 1, इसे 1 लिख दिया, m² का कोफिशिएंट है 2, m का कोफिशिएंट 4 और कांस्टेंट टर्म। फिर आपने सिंपल पहली टर्म को तो वैसे का वैसे लिख देना। फिर आपने 1 बाय 1 इनको मल्टीप्लाई करना। 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, -2 लिख दिया। 2n - 2 इज़ 0, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4n 0 4, ये अब एडिशन हो रही है, ठीक है। तो 4 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, तो आखिरी टर्म हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए। सिंथेटिक डिवीजन करता है क्या है कि ये आपके पास जो पोलिनोमियल की डिग्री होती है उसे रिड्यूस कर देते हैं। अब जैसे आपके पास थी ये थर्ड ऑर्डर की थी, थर्ड डिग्री की पोलिनोमियल थी, अब आपके पास आ जाएगी सेकेंड डिग्री की। अब देखिए ये जो आपके पास बाकी बचे हैं ना, ये जो 1 है ये m² का कोफिशिएंट होगा, 0 m का कोफिशिएंट होगा और ये 4 होगा। तो एक रूट तो डायरेक्ट आ जाएगा m इक्वल्स टू -2, बाकी एक इक्वेशन बनेगी m² + 4 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो +-2 आयोटा आ जाए। तो आपके पास 3 रूट्स आ रहे हैं, एक रियल आ रहा है m इक्वल्स टू -2, 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ रहे हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हम दोनों को मर्ज कर देंगे, फर्स्ट केस को और लास्ट केस को, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट वाले केस को और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले को। तो C1 x की पावर में ये पहला डिस्टिंक्ट रूट x की पावर -2 प्लस, अब इन दोनों पे आते हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो x की पावर में आपने लिखना होता है रियल पार्ट, यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है तो x की पावर 0, C2 cos और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 2 के इक्वल है 2 ln x + C3 sin 2 ln x। इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, जब भी आपके पास जो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी है, अगर उसकी डिग्री बढ़ जाती है यानी सेकंड से ज़्यादा आ रही है, तो सेकंड को तो आपको सॉल्व करने के मेथड आते हैं। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, आप फैक्टराइज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर बढ़ जाएगा फिर आपको सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब आगे चलते हैं। ये तीनों एग्जांपल जो थी ना मैंने ना ये की हैं होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, अगली जो है ना वो नॉन होमोजीनियस के लिए करते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये जो है आपके पास नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इसके राइट साइड पे एक फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले तो ना हम एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन को अलग कर लेते हैं। ये है x² y" + -3x y' + 3y = 0। वेरिएबल कोफिशिएंट है। और दूसरी बात हमने चेक करना है क्या ये कॉशी है। कॉशी के लिए देखना होता है ऑर्डर और पावर। x की पावर 2, y का ऑर्डर, यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर भी 2, यहाँ पे x की पावर 1, डेरिवेटिव का ऑर्डर भी 1 और यहाँ पे y। ठीक है, आपने लेट करना है y = xm पुट कर देना जैसे हमने पहले किया, सारा वही मेथड करके सॉल्व कर लिया मैंने। तो यहाँ पे रूट्स आ रहे 1 और 3, रियल एंड डिस्टिंक्ट का आ रहा है केस, तो C1 x की पावर 1 + C2 x की पावर 3। अब आ जाते हैं नॉन होमोजीनियस पार्ट पे कि नॉन होमोजीनियस पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। नॉन होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करने के हमने 2 मेथड किए, एक हमने किया था अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, दूसरा हमने किया वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये चैप्टर 4 में कर चुके हैं।
अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट पे एक उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसकी लिमिटेशन है कि वो चंद एक फंक्शंस पे एप्लीकेबल होता है, वो हर एक फंक्शन के लिए नहीं है, और अगर हम वो मेथड यूज़ भी करें तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड यूज़ कर रही हूँ। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड यूज़ करने के लिए हमें पहले इसको बनानी पड़ेगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि जो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना इक्वेशन में, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पूरी इक्वेशन में देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y डबल प्राइम, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे है एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर को हमने 1 बनाना है, तो इसी से पूरी इक्वेशन को हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो ये मैंने पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास जो यहाँ पे बन गई ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे y डबल प्राइम है तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए एक्स स्केयर से डिवाइड कर दिया। अब नॉन होमोजीनियस पार्ट का जो सोल्यूशन था उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, और पर्टिकुलर सोल्यूशन जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड में वो उसका फॉर्मूला होता है u1 y1 प्लस u2 y2। u1 y1 और y2 की वैल्यूज़ तो हम c1 और c2 के साथ जो आपके पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया उसके साथ वाली वैल्यूज़ ले लेंगे। ये आपके पास y1 है x और y2 है x क्यूब, ये लिख लेंगे। और फिर आगे चलते हैं u1 और u2 के वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में। u1 और u2 की वैल्यूज़ के लिए आपको w1 और w2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसकी फार्मूलाज मैंने लिखवा दी, तो बस मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, इसे सॉल्व किया, तो ये w1 और w2 की वैल्यूज़ आ गई। u1 प्राइम होता है w1 डिवाइडेड बाई w के इक्वल वैल्यू पुट की, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर x, ये है u1 प्राइम की वैल्यू। मुझे सिर्फ u1 की वैल्यू चाहिए, तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ अप्लाई कर दूंगी। इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 दफ़ा होगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट हैंड साइड की बात करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। u2 प्राइम जो है वो w2 डिवाइडेड बाई w के इक्वल होता है, वैल्यू पुट के ई रेज़ टू पावर x आ गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ई रेज़ टू पावर x आंसर आ जाएगा आपके पास। बहरहाल ये u1 और u2 के फार्मूलाज में पहले भी बता चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर में होंगे, आप लोग चेक कर सकते। फिर इनको इकट्ठा करके लिख दिया, ये आ गई u1 और y1 प्लस u2 y2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर ई रेज़ टू पावर x माइनस 2x ई रेज़ टू पावर x आ गया। ये yp यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, yc और yp को ऐड कर देंगे, यानी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये जो एक्सरसाइज है ये मेरे ख्याल से ये 6 चैप्टर है, 6.1 एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेने हैं, ये इसी मेथड से होंगे। आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हो सकती है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है, होमोजीनियस भी हो सकती है और नॉन होमोजीनियस भी हो सकती है। लेक्चर में अगर कोई बात नहीं समझ आई होगी तो हम फिर लाइव क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये लेक्चर एंड करते हैं, फिर आपसे अगले लेक्चर में बात होगी।